बहस तो आज संसद में भी हुई, लोकसभा में भी हुई। बहुत दिनों के बाद लोकसभा में कामकाज हुआ, संविधान पर बहस हुई। दोनों पक्ष आमने सामने बैठे, कोई शोर शराबा नहीं, तर्क वितर्क हुए। पिछले लोकसभा चुनाव से ही संविधान पर बीजेपी और कांग्रेस में घमासान छिड़ा है। आज लोकसभा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस बहस की शुरुआत की। उसके बाद कांग्रेस की नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने बहस को आगे बढ़ाया। इन दोनों नेताओं में क्या क्या वार पलटवार हुआ, ये हम आपको आगे दिखाएंगे, लेकिन पहले आपको बताते हैं कि संसद में संविधान पर बहस के दौरान किसने किस मुद्दे पर क्या कहा, किस मुद्दे को तवज्जो दी और किस मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष में मोर्चाबंदी हुई। देखिए ये खास रिपोर्ट। सब ताज उछाले जाएंगे, सब तख्त गिराए जाएंगे, बस नाम रहेगा संविधान का। यही भाव, यही जज्बा, यही विश्वास है जो भारत के संविधान को महान बनाता है। यही संविधान है जिसके माध्यम से देश की सबसे बड़ी पंचायत में लोगों के हितों की आवाज गूंजती है। शुक्रवार को लोकसभा में जब संविधान पर बहस शुरू हुई तो मूल मुद्दे रहे संविधान पर खतरा, अल्पसंख्यकों का सवाल, अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग, जाति जनगणना और हाशिए पर पड़े लोगों के लिए आरक्षण। पिछले कुछ समय से विपक्ष लगातार जातिगत जनगणना की मांग करता रहा है। जब संविधान पर चर्चा तेज हुई तो ये सवाल विपक्ष ने उठाया। एक तरफ जातिगत जनगणना से वंचित जातियों के हकों की बात उठाई गई तो दूसरी तरफ अल्पसंख्यकों का सवाल भी उठा। और जाति जनगणना कभी जाति में भेदभाव नहीं बढ़ाएगा अध्यक्ष महोदय। जाति जनगणना जातियों के बीच दूरियां कम करेगा और तमाम हमारे ऐसे समाज के लोग जिनको न्याय नहीं मिला, जिनको अधिकार नहीं मिला है, अध्यक्ष महोदय, कम से कम जाति जनगणना के बाद उन्हें अधिकार और सम्मान दिलाने का काम भी हो सकेगा। इसलिए हम इसके पक्ष में हैं। देश के 20 करोड़ से ज्यादा अल्पसंख्यकों के, विशेषकर मुसलमानों को दूसरे दर्जे का नागरिक बनाने का प्रयास चल रहा है। उन पर हो रहे अत्याचार प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। उनकी संपत्ति को लूटा जा रहा है, हत्याएं की जा रही हैं, घर तोड़े जा रहे हैं, उनके पूजा स्थलों पर कब्जा प्रशासन की मदद से किए जा रहे हैं। अगर ये धर्मनिरपेक्षता, तो धर्म शासित राज्य की क्या परिभाषा है। वहीं कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी नेताओं की तरफ से बार बार संविधान के खतरे में होने की दुहाई दी गई, लेकिन संविधान का दुरुपयोग करके कैसे राज्य की सरकारों को बर्खास्त किया गया था, ये बताकर सत्ता पक्ष ने विपक्ष को जवाब देने की कोशिश की। इतना लंबे समय तक इन्होंने किया और सैकड़ों बार उदाहरण है जब इन्होंने संविधान की धज्जियां उड़ाई, और आज यही कारण है कि संविधान ने उनको वहां बैठा दिया जहां 15 साल से टहल रहे हैं। ये संविधान का ही, ये संविधान का, संविधान को ये ऐसा इस्तेमाल करते थे जैसे लगता था कि इनका, ये अभी चर्चा कर रहे थे, संविधान की बहुत बात कर रही थी। कांग्रेस पार्टी की माननीय सदस्य ने अपने प्रथम स्पीच में बहुत ही चुटकुले के साथ और व्यंग्यात्मक टिप्पणियां इस सरकार पर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की। अरे आप तो, अभी ज्ञान आपको नहीं है, जरा अपने पूर्वजों के, आपके जो पूर्वजों ने जो इस देश में शासन किया है उनका भी जरा इतिहास तो पढ़ लेते। 100 चूहा, हम लोग के यहाँ कहावत है, सभापति महोदय आप भी जानते हैं, आपके यहाँ भी उत्तर प्रदेश में कहावत होगा, 100 चूहा खा के बिल्ली चली हज करने के लिए। यूं तो संविधान का सवाल राजनीतिक नफे नुकसान से ऊपर का मामला है, लेकिन लोकसभा में संविधान पर बहस के दौरान सदस्यों का समय इस पर भी खर्च हुआ कि किसकी कमीज किससे कम उजली है। एनडीटीवी इंडिया की रिपोर्ट। आज संविधान के निर्माण में किस महापुरुष की क्या भूमिका रही, इस पर भी जमकर बहस हुई। इस बात पर भी बहस हुई कि किसने संविधान को लोगों से जोड़ा, किसने संविधान के मूल्यों को तोड़ा। इस बात पर भी बहस हुई कि किसके लिए संविधान रक्षा कवच है और किसके लिए सत्ता कवच है। इन सारे सवालों पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह
और कांग्रेस की सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने क्या क्या कहा, आइए सुनते हैं। अगर लोकसभा में ये नतीजे नहीं आए होते तो ये संविधान बदलने का काम भी शुरू कर लेते। सच्चाई ये है अध्यक्ष महोदय कि आज संविधान बार बार इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस चुनाव में इनको पता चल गया कि इस देश की जनता ही इस संविधान को सुरक्षित रखेगी, कि इस चुनाव में हारते हारते जीतने से इन्हें एहसास हुआ कि ये संविधान बदलने की बात इस देश में नहीं चलेगी। मैं आज यह स्पष्ट करना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय कि हमारा संविधान किसी एक पार्टी की देन नहीं है। भारत का संविधान भारत के लोगों के द्वारा, भारत के विचारों के साथ, भारत के मूल्यों के अनुरूप बनाया गया एक अनपैरेलल्ड ट्रांसफॉर्मेटिव यह डॉक्यूमेंट है। हमारा संविधान प्रोग्रेसिव है, प्रगतिशील है, समावेशी है। हमारा संविधान एक सुरक्षा कवच है, एक ऐसा सुरक्षा कवच है जो देशवासियों को सुरक्षित रखता है, न्याय का कवच है, एकता का कवच है और अभिव्यक्ति की आजादी का कवच है। दुख की बात यह है कि मेरे सत्ता पक्ष के साथी जो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, इन्होंने इन 10 सालों में यह सुरक्षा कवच, सत्ता पक्ष के मेरे साथियों ने ये सुरक्षा कवच तोड़ने का पूरा प्रयास किया है। अध्यक्ष महोदय, हमारा संविधान सार्वभौम है, हमारा संविधान सर्वसक्षम है। हमारे संविधान की सार्वभौमिकता और सर्वसक्षमता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जहां एक ओर हमारा संविधान स्टेट यानी राज्य की जिम्मेदारियों को विस्तृत रूप से सूचीबद्ध करता है, वहीं नागरिकों को उनके संवैधानिक और मौलिक अधिकार भी प्रदान करता है। सबने हमारे देश की आजादी की लड़ाई लड़ी, और उसी आजादी की लड़ाई से एक आवाज उभरी जो हमारी देश की आवाज थी। वो आवाज ही आज हमारा संविधान है। ये सिर्फ एक दस्तावेज नहीं है। बाबा साहेब अंबेडकर, मौलाना आजाद जी, राजगोपालाचारी जी और जवाहरलाल नेहरू जी और उस समय के तमाम नेता, जैसे आपने कहा, इस संविधान को बनाने की जो कार्य में सालों के लिए जुटे रहे। हमारा संविधान इंसाफ, उम्मीद, अभिव्यक्ति और आकांक्षा की वो ज्योत है जो हर हिंदुस्तानी के दिल में जलती है। यह एक सीरीज ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट्स का आउटकम है। स्वतंत्र भारत का संविधान कैसा होगा, इस बात पर स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कई संस्थाओं और विभूतियों ने अपने विचार प्रस्तुत किए थे, जिनमें से बहुत से लोग संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, लेकिन उनके विचारों ने भारत के संविधान के निर्माण में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और बहुत बड़ा उनका योगदान है। हमें याद रखना चाहिए कि पंडित मदन मोहन मालवीय, लाला लाजपत राय, सरदार भगत सिंह, वीर सावरकर और ऐसे कई महापुरुषों के विचारों ने हमारे संविधान की भावना को मजबूत और समृद्ध किया है। अध्यक्ष महोदय, पिछले कुछ वर्षों में देश में एक ऐसा माहौल बनाने का प्रयास किया गया है कि संविधान एक पार्टी की विशेष देन है। इन सभी बातों में डेप्थ एंड ब्रेथ मैं मानता हूं कि दोनों की कमी है। अध्यक्ष महोदय, संविधान निर्माण में बहुत से लोगों की भूमिका को जानबूझकर नकार दिया गया है, जबकि सच्चाई यह है कि हमारा संविधान हमारी सिविलाइजेशनल वैल्यूज यानी सभ्यता एवं सांस्कृतिक मूल्यों का एक एक्सप्रेशन है।
अल्लामा इकबाल ने लिखा था कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। सवाल है कि इस देश की हस्ती क्यों नहीं मिटती है। अगर हम आज़ाद भारत की बुलंदी की बात करें तो इसके सबसे बड़े लोकतंत्र की बात करें तो इस लोकतंत्र की मजबूती की जड़ में भारत का संविधान है। इसी संविधान की सौगंध से भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। 75 साल के सफर में कैसे इस संविधान के नाम पर राजनीतिक लड़ाई हुई तो कैसे इसी संविधान ने देश को एक दूसरे से जोड़ कर रखा। इसको समझने के लिए हमारी ये रिपोर्ट देखिए। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को चलाने वाली किताब है संविधान। इस संविधान ने ही भारत के लोकतंत्र को ऐसी मजबूती दी है कि एक चाय बेचने वाले का बेटा देश का प्रधानमंत्री है। लोकतंत्र ने और संविधान ने मुझे सिखाया है कि मुझे विपक्ष के नेता को गंभीरता से लेना चाहिए। शुक्रवार को संसद में संविधान पर पक्ष विपक्ष की चर्चा से पहले शुक्रवार को राज्यसभा में जमकर हंगामा हुआ। उस बहस में एक तरफ राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ थे और दूसरी तरफ विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे। किसान का बेटा हूँ, कमजोरी नहीं दिखाऊंगा, देश के लिए मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा। आप लोग चिंतन नहीं करेंगे। 24 घंटे एक ही काम है कि किसान का बेटा यहाँ क्यों बैठा है। मैं आंखों से देख रहा हूँ, पीड़ा महसूस कर रहा हूँ। जवाब में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी अपने इतिहास की गाथा खींच लाए। उन्होंने भी बताया कि वो भी मजदूर के बेटे हैं। साइड के मेंबर्स को आप एनकरेज कर रहे हैं और पार्टियों के खिलाफ बात करने के लिए आप कोशिश कर रहे हैं। आपको अगर इस सदन को चलाना है, नियति से चलाना है, लोकतंत्र को बचाना है, आप ये बात नहीं करते। हर आदमी उठ के, हर मेंबर उठ के 5-5 मिनट, 10-10 मिनट बात करता। मेरा लेके मेरा नाम लेकर बार-बार बोल रहे हैं, आप चुप्पी साधे हैं। इसका मतलब यू आर एनकरेजिंग देम, यू आर टेलिंग देम, अरे 5-5 मुद्दे पर आइए। जिस संविधान पर सदन में चर्चा शुरू हुई, जिस संविधान के दम पर बीते 75 साल से हिंदुस्तान की किस्मत लिखी जा रही है, जिस संविधान ने भारत को दुनिया का सिरमौर बनाया है, उस संविधान से हमारे देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था बहुत शानदार तरीके से चल रही है। इसी संविधान से मिली ताकत का नतीजा है कि देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है, जो एक आदिवासी समाज की बेटी है और जिनके पिता गांव के मुखिया थे। देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ हैं, जो एक किसान के बेटे हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जिनके पिता एक चाय की स्टॉल चलाते थे। जिनका बचपन संघर्षों में गुजरा, वो अगर भारत के सबसे ताकतवर पदों पर बैठे हैं तो इसी संविधान की बदौलत, जो सबको बराबरी का अधिकार देता है। संविधान लागू होने के 75 वर्षों में सिर्फ एक बार ऐसा हुआ कि संविधान खतरे में पड़ा। 25 जून 1975 को जब देश पर इमरजेंसी थोपी गई, तब सवाल उठा कि क्या लोकतंत्र का चिराग बुझ जाएगा। तब 19 महीने तक देश में इमरजेंसी रही। उसके बाद 1997 में लोकसभा के लिए चुनाव हुए।
जिसमें लोगों ने इमरजेंसी लागू करने वाली प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को हरा दिया था। जिस इंदिरा गांधी ने 1971 में प्रचंड बहुमत के साथ जीत हासिल की थी, उनको ही 6 साल बाद हार का मुंह देखना पड़ा। देश की जनता ने तब साबित किया था कि देश संविधान के मुताबिक लोकतांत्रिक तरीके से चलेगा, किसी नेता की मनमर्जी से नहीं। मोदी सरकार ने इसीलिए 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया था। हिंदुस्तान के साथ ही आजाद हुए दुनिया के कई देश लोकतंत्र के रास्ते से भटक गए। पड़ोस में ही पाकिस्तान से लेकर बांग्लादेश तक सैनिक तानाशाही को दुनिया ने देखा, लेकिन भारत में लोकतंत्र अगर सबसे मजबूत रहा तो इसी संविधान के कारण, जिसके मुताबिक भारत के नागरिकों में किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। भारत की व्यवस्था धर्मनिरपेक्ष रहेगी, यानी सभी धर्मों के लिए समान सम्मान और अवसर मिलेंगे, और भारत की विविधता को एकता की डोर में ये संविधान ही बांध कर रखती है। उसी का नतीजा है कि संकट में पूरा देश एकजुट हो जाता है। 1994 में जब जिनेवा में कश्मीर के सवाल पर भारत का पक्ष रखना था, तो तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने विपक्ष के नेता अटल बिहारी वाजपेयी को भेजा। वाजपेयी की दलीलों की तब दुनिया कायल हो गई थी। जब जब कभी आवश्यकता पड़ी, संकटों के निराकरण में हमने उस समय की सरकार की मदद की है। उस समय के प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जी ने भारत का पक्ष रखने के लिए मुझे विरोधी दल के नेता के नाते जिनेवा भेजा था, और पाकिस्तानी उसे देखकर चमत्कृत रह गए। उन्होंने कहा कि ये कहां से आए हैं, क्योंकि उनके यहां विरोधी दल का नेता ऐसे राष्ट्रीय कार्य में भी सहयोग देने के लिए तैयार नहीं होता। वो हर जगह अपने सरकार को गिराने के काम में लगा रहता है। ये हमारी परंपरा नहीं है, ये हमारी प्रकृति नहीं है, और मैं चाहता हूं ये परंपरा बनी रहे, ये प्रकृति बनी रहे। सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान सबसे ज्यादा सुर्खियों में संविधान ही रहा। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने चुनाव प्रचार में अपने सबसे बड़ा मुद्दा इसी संविधान को बनाया था। जय संविधान। कॉपी है उसकी? जय संविधान। इसकी हमने रक्षा की है। देश ने मिलकर संविधान की रक्षा की है, और अच्छा लग रहा है अब कि हर 2-3 मिनट बीजेपी के लोग संविधान 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 कह रहे हैं। छब्बीस नवंबर 2024 को संविधान निर्माण के 75 साल पूरे हो गए। आज संविधान पर संसद में हो रही बहस के साए में सवाल यही है कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए पक्ष विपक्ष कितनी एकजुटता दिखाते हैं। एनडीटीवी इंडिया की रिपोर्ट। संसद में संविधान पर चर्चा बहस चल रही है। आज भी हुई, कल भी होगी, अगले आने वाले हफ्ते में राज्यसभा में होगी। मेरे साथ इसी मुद्दे पर बात करने के लिए क्विक चैट करते हैं मेरे साथ मौजूद हैं संविधान के विशेषज्ञ और जाने माने हमारे एक्सपर्ट प्रोफेसर फैजान मुस्तफ़ा साहब। बहुत बहुत स्वागत है आपका फैजान साहब, धन्यवाद। 75 साल बीत गए फैजान साहब इस संविधान के सहारे, जिसने देश को जोड़ के रखा और इतना आगे बढ़ाया। इस संविधान की खूबसूरती है, कई बार हमने इसमें अमेंडमेंट्स देखे, लेकिन संविधान का मूल स्वरूप वैसा ही है। क्या यही एक दिशा है इस सही देश में आगे बढ़ने की? देखिए, संविधान जो है वो हमारा एजेंडा तय करता है भविष्य के लिए। और कोई देश संविधान जब बनाता है, जब उसके इतिहास में वो मोड़ आए जिसको आप ये कह सकते हैं कि भूतकाल से नाता टूट गया, तो जब देश आजाद हुआ, ब्रेक फ्रॉम द पास्ट हुआ, अब हमें एक एजेंडा बनाना था भविष्य के लिए। उस एजेंडे का नाम संविधान है। और संविधान सिर्फ चुनावों का नाम नहीं है। हम क्या अपने जीवन में लोकतांत्रिक मूल्यों को उतारते हैं, और लोकतांत्रिक मूल्यों को उतारने का मतलब यह होगा
कि क्या हम डिसेंट को सुनना चाहते हैं, क्या हम आलोचना को सुन सकते हैं। यह है संविधान का मतलब। लेकिन देश में संविधान सफल रहा क्योंकि हर नेता की पार्टी को देश के लोगों ने सबक सिखाया और किसी ना किसी चुनाव में उनको हराया, उनको वापस जिताया, क्योंकि उनके पास विकल्प कोई मौजूद नहीं था। मैं समझता हूं कि भारत के संविधान की यात्रा विश्व के संविधानों की जो सफल यात्राएं हैं उनमें से टॉप 3, 4, 5 संविधानों की यात्राओं में हमेशा शामिल की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया वेदांत साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर ब्रीफ एंड इतना सुंदर इंटरवेंशन के लिए, थैंक यू सो मच।